हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रोज सिविल एकेडमी। थिंक डीपर सर्व बेटर। अब एक छोटा सा आज एक रियलिटी चेक लेते हैं। कभी आपने न्यूज़ या सोशल मीडिया पर देखा है कि लोगों को जॉब के बहाने किसी शहर ले जाया गया, उनके डॉक्यूमेंट्स रख लिए गए, वापस घर जाने का कोई क्लियर ऑप्शन नहीं, और उनसे रोज बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा हो। क्या आप तुरंत सोच पाते हो कि ये सिचुएशन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर के स्कोप में आ सकती है, जिसे आर्टिकल 23 प्रोटेक्ट करता है? अगर हम सेकंड सिचुएशन देखें, जब आप किसी छोटे ढाबे पे, गराज में या वर्कशॉप में 10-12 साल का बच्चा काम करता देखते हो, क्या दिमाग में फ्लैश होता है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आर्टिकल 24 प्रोहिबिट्स? और जब आप टीवी डिबेट या सोशल मीडिया पर देखते हो कि रिलीजियस प्रोसेशन, रिलीजियस कन्वर्जन या टेम्पल या अदर रिलीजियस प्लेसेस के कंट्रोल पर हीटेड आर्गुमेंट हो रहे हैं, क्या आप क्लियरली सोच पाते हो ये आर्टिकल 25 से 28 का पूरा गेम है? अगर ये कनेक्शन अभी नेचुरल नहीं आ पा रहे, बन पा रहे, तो ये पूरा वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, आज जब फंडामेंटल राइट सीरीज के एपिसोड 5 में हैं, जहां पे हम राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में बात करेंगे फ्रॉम आर्टिकल 23 टू 28, राइट, जिसमें हम बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24 को समझेंगे। ट्रैफिकिंग, बिगॉर सिस्टम, फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर, इसके अंदर क्या-क्या जजमेंट्स आए हैं वो पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बारे में, आर्टिकल 25 टू 28, उसको ब्रेक डाउन करेंगे। फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस के बारे में, प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के राइट्स या टैक्स, और रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्लस इक्वालिटी एंड सोशल रिफॉर्म्स का बैलेंस क्या है, राइट? बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, जब भी आप एक्सप्लॉयटेशन या रिलीजन से रिलेटेड कोई करंट अफेयर देखोगे, आप एज अ फ्यूचर ऑफिसर कॉन्फिडेंटली कह पाओगे, दिस इज आर्टिकल 24, 25, 23, 26 इन एक्शन, एंड आई नो हाउ टू यूज इट इन यूपीएससी प्रीलिम्स मेन और अदर एग्जाम्स, इवन पीएसआरआई ऑप्शनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23, 24 से। तो आर्टिकल 23 की बात करते हैं। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर। तो आर्टिकल 23 की बात करें, जो ट्रैफिक और फोर्स लेबर को रोकता है, तो क्या कहता है? ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेगार सिस्टम एंड अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर इज प्रोहिबिटेड, एंड एनी contravention of this provision shall be offense punishable in according with laws। और आर्टिकल 23(2) क्या कहता है? नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from imposing compulsory service for public purpose, and in imposing such service the state shall not make any discrimination only on ground of religion, race, caste or class or any of them, right? तो जल्दी से हम इसकी कुछ की टर्म्स की बात करते हैं। सबसे पहले की टर्म्स आती है ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? अगर हम ट्रैफिकिंग की बात करें, दिस मीन्स रिक्रूटिंग, ट्रांसपोर्टिंग, harboring or receiving person by force, fraud, coercion or exploitation of vulnerability for exploitative purpose such as forced labor, sexual exploitation और slavery like practices। मतलब इंसान को किसी कमोडिटी या ऑब्जेक्ट की तरह बेचना, खरीदना, ले जाना, रखना, ताकि उसको एक्सप्लॉइट किया जा सके, ये ट्रैफिकिंग में आता है। ठीक है जी। फिर आता है एक और वर्ड देखा आपने, बेगार। बेगार इज अ फोर्स्ड लेबर वेयर अ पर्सन इज कंपेल्ड टू वर्क विदाउट एनी पेमेंट, राइट? जब किसी से फ्री में काम करवाया जाता है, यूजली प्रेशर, थ्रेट या डिपेंडेंसी का मिस यूज करके, राइट? फिर उसके बाद आता है अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। तो इसमें सब कवर होता है, कवर ऑल द लेबर extracted without free and informed consent, even if some nominal payment is given. Economic or social compulsion can be also amount to forced labor। सिर्फ नॉर्मल सी बात करें कि चेन लगाकर स्लेवरी नहीं होती। होता है ना कि गले में पट्टा डाल दिया तो वही स्लेवरी है। अगर किसी के पास रियल चॉइस नहीं है, वो मजबूरी में काम कर रहा है, तो वो भी फोर्स लेबर में हो सकती है। तो अगर हम बात करें कुछ फीचर्स की, फीचर्स ऑफ आर्टिकल 23, तो इसमें क्या आता है? सबसे पहले ये अप्लाई होता है किस पे? एनी पर्सन,
सिटीजन प्लस फॉरेनर्स, एनी पर्सन। इसका इफेक्ट स्टेट प्लस प्राइवेट इंडिविजुअल्स पे भी। ठीक है, ये दोनों के अगेंस्ट है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कह देते हैं हम इसे। वॉलेशन ऑफ, वॉलेशन जो इसका रहेगा वो क्या है, पनिशेबल है, राइट। पनिशेबल क्या ऑफेंस आता है। अगर हम बात करें लेजिस्लेशन को, पीनल लॉज बनाना मैंडेटरी है। बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट आया था, आईपीसी के अंदर भी ट्रैफिकिंग सेक्शन थे। फिर प्रपोज द एंटी ट्रैफिकिंग लॉज, ये सब इसमें आता है। अगर हम बात करें कंसेप्चुअल पैरेलल विद इक्वालिटी नोट्स, तो अगर हम इसमें बात करें तो इसमें क्या है कि जैसे आर्टिकल हम 14 की बात करते हैं, आर्टिकल 14 बैकबोन है किसका, इक्वालिटी का, ठीक है। और आर्टिकल 23 किसका बैकबोन है, ह्यूमन डिग्निटी, राइट। उसका क्या इकोनॉमिक बैकबोन है ये। जैसे आर्टिकल 14 हमने इक्वालिटी का बैकबोन देखा था, तो आर्टिकल 23 क्या है, ह्यूमन डिग्निटी का इकोनॉमिक बैकबोन है ये। आप इसको प्रीलिम्स में भी कोट हो सकता है। ये डिक्लेयर करता है कि इंसान कभी कॉमोडिटी नहीं बन सकता, राइट। इसके अंदर काफ़ी केस लॉज भी आए थे। जैसे हम बात करें पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982, ये आसाद वर्कर्स केस था। कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए मिनिमम वेजेस के, जो मिनिमम वेजेस से कम पेमेंट हो रही थी, ठीक है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर कोई वर्कर इकोनॉमिक कंपल्शन की वजह से इतना काम कम पैसों में काम करने को मजबूर है और वो प्रैक्टिकल सेंस में फ्री चॉइस नहीं है, तो ये भी फोर्स लेबर में आता है। मतलब इस केस के दौरान कहा था कि अगर कोई वर्कर इकोनॉमिक कंपल्शन की वजह से, उसकी इकोनॉमिक बैकग्राउंड ठीक नहीं है, तो वो कम पैसों में काम कर रहा है जिसमें उसके मतलब फ्री चॉइस नहीं है, तो इसमें याद रखना कि फ्री चॉइस की बात भी कही गई है। फ्री चॉइस मतलब उसका खुद का कंसेंट नहीं है, बट वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है तो वो उसको काम करना पड़ रहा है, तो ये भी फोर्स लेबर हो सकता है अंडर आर्टिकल 23। याद रखना इस केस के बारे में। यानी आर्टिकल 23 सब्सटेंटिव एक्सप्लॉयटेशन को टारगेट करता है, सिर्फ फॉर्मल स्लेवरी को नहीं। याद रखना इस बात को। अगर क्वेश्चन आ जाए प्रॉब्लम्स में कि सब्सटेंटिव एक्सप्लॉयटेशन को टारगेट कौन आर्टिकल करता है, तो आर्टिकल 23, वेरी इंपॉर्टेंट। तो वी कैन से, तो हम कह सकते हैं थ्रू पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स सुप्रीम कोर्ट रीड आर्टिकल 23 broadly to include not just physical coercion but also exploitative economic arrangements, ठीक है। तो मतलब उन्होंने फिजिकल की बात नहीं की, बट एक्सप्लोइटेटिव इकोनॉमिक अरेंजमेंट की भी बात कही गई है इसमें। अगर हम थोड़ा हिस्टोरिकली चलें, फ्रीडम मूवमेंट के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो याद रखना कि प्री इंडिपेंडेंस के टाइम पे, प्री 1947, तो हमारे यहाँ पे जो बॉन्डेड लेबर था काफ़ी था, कास्ट बेस्ड फोर्स ऑक्यूपेशन वर कॉमन, राइट। तो इसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने कास्ट सिस्टम को ग्रेडेड इक्वालिटी बोला था। डॉक्टर अम्बेडकर सेड कास्ट सिस्टम को क्या, ग्रेडेड इनइक्वालिटी। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप अपने आंसर में कोट कर सकते हैं, राइट। तो मतलब बोलते कास्ट बेस्ड फोर्स लेबर को एक तरह का मोरल और इकोनॉमिक स्लेवरी मानते थे। क्या मानते थे, मोरल एंड इकोनॉमिक स्लेवरी, राइट। इसी की तरह गांधी जी, अगर गांधी जी की बात करें हम, डिग्निटी ऑफ लेबर पर जोर था, लेकिन ओरिजिन ऑफ के खिलाफ थे।
सेवा को वॉलेंट्री माना गया था, ठीक है, ना कि कंपलसरी। तो वो कह रहे थे कि अगर सेवा ही करनी है तो आप वॉलेंटरली कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने आर्टिकल 23 को इसलिए लाया इंडिपेंडेंट इंडिया के इसमें कि हम क्या करें कि इंडिया के अंदर क्या ना हो, एक तो कुछ फ्यूडल ऑब्लिगेशंस, फ्यूडल ऑब्लिगेशन ना हो, और क्या है, बॉन्डेड लेबर ना हो, इन सबको का, और ट्रैफिकिंग को टॉलरेट ना किया जाए, राइट। तो अगर हम बात करें कुछ करंट अफेयर्स की, तो वो भी इसके अंदर काफ़ी हम इस थीम देखते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट्स बस्टेड बाय पुलिस, माइग्रेंट लेबर एक्सप्लॉयटेशन इन इनफॉर्मल सेक्टर, रिपोर्ट्स ऑन बॉन्डेड लेबर इन एग्रीकल्चर, ब्रिक्स क्लीन्स एंड हाउस होल्ड्स, right, ongoing debate around a comprehensive anti-trafficking bill, right. So you can use in gs2 gs1 at article 23, पीपल्स यूनियन डेमोक्रेटिक राइट्स केस प्लस कुछ करंट अफेयर जो इसमें, तो एग्जांपल आपका बन सकता है, ये आप द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी वगैरह में आते रहते हैं। तो ये होलिस्टिकली हम 23 की बात की थी आर्टिकल। तो इसी की तरह आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 24 की तरफ। तो आर्टिकल 24 क्या कहता है, ये प्रोहिबिट करता है चाइल्ड लेबर को इन हजार्डस वर्क, मतलब नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 shall be employed to work in any factory or mines in or engaged in any other hazardous employment, right। तो मतलब क्या कहता है आर्टिकल 24, absolutely prohibit the employment of children under 14 years in factories, माइंस एंड अदर हजार्डस ऑक्यूपेशन, मतलब 14 साल के कम बच्चों को फैक्ट्री, माइन, फायरवर्क्स, हैवी मशीनरी जैसे हजार्डस काम में लगाना बिल्कुल मना है, ठीक है। तो इसके साथ में हम देखते हैं कुछ एक्ट भी हैं, जैसे चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, वो डिफाइन करता है हजार्डस वर्सेस नॉन हजार्डस ऑक्यूपेशन, रिस्ट्रिक्ट करता है एडोलसेंट लेबर टू, राइट। फिर आता है एक राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ठीक है। ये इंश्योर करता है क्या, 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को स्कूल में होना मैंडेटरी है। इनडायरेक्टली जो चाइल्ड लेबर रिड्यूस करता है, मतलब ये एक इनडायरेक्ट एक्शन था जो चाइल्ड लेबर को क्या कर रहा था, रिड्यूस कर रहा था, ठीक है। पॉलिसी के अंदर भी शिफ्ट आया, प्योर रेगुलेशन सीक नियर टोटल प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर स्पेशली इन द हजार्डस जॉब्स, मतलब धीरे 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 एवोल्यूशन होता गया। अगर हम फ्रीडम फाइटर लेंस से देखें, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और कॉलोनियल इकोनॉमी ने एक चाइल्ड लेबर को बहुत मिसयूज किया है। लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एनविसाज एन इंडियन, जहाँ चिल्ड्रंस प्लेस इज इन स्कूल नॉट इन द फैक्ट्री, मतलब पंडित नेहरू जी भी कहते थे कि इंडिया है जहाँ पे बच्चों की जगह स्कूल में है, ना कि फैक्ट्रीज में, ठीक है। गांधी जी एम्फेसाइज चाइल्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड द बेसिक एजुकेशन नॉट एक्सप्लॉयटेशन, राइट। तो उन्होंने चिल्ड्रंस के होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की, ठीक है, बेसिक एजुकेशन की बात की, नॉट एक्सप्लॉयटेशन की। तो इसमें भी काफ़ी रिपोर्ट्स आप देखते हो, थीम्स आती हैं, जैसे रिपोर्ट ऑन चिल्ड्रन वर्किंग इन ढाबाज, गराज, ठीक है, इनफॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, इन सब में, राइट। डेटा फ्रॉम द लेबर मिनिस्ट्री, एनजीओ, आईएलओ, आप रिपोर्ट इसको कोट कर सकते हो, इसको आप इसमें यूज कर सकते हो, पॉवर्टी रिडक्शन, एनफोर्समेंट, अवेयरनेस, ठीक है। तो ये सब आता है आर्टिकल किसमें, 24 में। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले आर्टिकल पे, आर्टिकल 25 to 28। आज का वीडियो छोटा रहेगा, इतना ज़्यादा नहीं है इसमें पढ़ने का, कभी आराम से पढ़ेंगे। नाउ वी मूव टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनदर हैवी वेट टॉपिक। अगर हम कंसेप्चुअल इंट्रोडक्शन की बात करें, तो रिलीजियस फ्रीडम एंड द इंडियन सेकुलरिज्म की बात करें, तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स दैट इंडिविजुअल्स आर फ्री टू बिलीव और नॉट believe in any religion and to practice their beliefs
subject to reasonable limitation while the state remains neutral among religions, right? मतलब यानी हर व्यक्ति को अपने कॉन्शियस के हिसाब से धर्म को चूज करने का या ना करने का, उसके रिचुअल फॉलो करने हैं और धार्मिक आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने का राइट है। स्टेट किसी एक धर्म को ऑफिशियली सपोर्ट नहीं करेगा, राइट? तो जो ग्रेविल ऑस्टिन थे उनका व्यू भी यही था। ऑस्टिन के मुताबिक इंडियन सेकुलरिज्म इज बेस्ड ऑन, अगर हम बात करें ऑस्टिन की, ये आप कंपेरेटिव में डाल सकते हो, उनका मीनिंग था कि जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो किस बेसिस पे है? इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन प्लस स्टेट्स पावर टू intervene for social reforms, राइट? डी बसु साहब भी बोलते हैं, बसु साहब लिखते हैं कि आर्टिकल 25 से लेकर 28 का जो मॉडल है सर्वधर्म संभवा के बेसिस पे है। स्टेट सब धर्मों को इक्वल डिग्निटी से ट्रीट करेगा, किसी एक को स्पेशल प्रिविलेज नहीं देगा। ये डी बासु भी कहते हैं हमारे, ठीक है? तो सबसे पहले आर्टिकल 25 देखते हैं, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन। तो इसके अंदर आर्टिकल 25(1) पढ़ते हैं, subject to public order, morality and health, and to the other provisions of this part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and right freely to profess, practice and propagate religion। इसके अंदर की टर्म्स भी आए हैं, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस मतलब अगर हम बात करें फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस की, दैट मीन्स राइट टू बिलीव, disbelieve or change belief internally, profess, to openly declare which religion you belong to, practice, to perform rituals, worship, ceremonies, propagate, to peacefully spread your religion, not force or fraud। बट याद रखना इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ठीक है? तो लिमिटेशंस की बात करें, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट्स लाइक इक्वालिटी, ठीक है? मतलब आर्टिकल 25 कहता है कि पर्सन, सिटीजन या फॉरेन को अपने धार्मिक विश्वास के हिसाब से जीने का राइट है, लेकिन अगर कोई प्रैक्टिस पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ती है, मोरालिटी वॉयलेट करती है या हेल्थ के अगेंस्ट है, तो स्टेट उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है, राइट? सोशल रिफॉर्म सेकुलर एक्टिविटीज की अगर हम बात करें, उसमें हम पढ़ते हैं आर्टिकल 25(2), स्टेट कैन मेक लॉज regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity associated with the religious practice, providing for the social welfare and reform or opening Hindu religious institutions to all classes and sections, right? If some activities is economic, commercial in nature but linked to the religion, example temple and endowment, law, land, income, the state can regulate it. If some practice under the cover of religion violate equality, dignity, like the exclusion from temple, the state can reform it। धर्म के नाम पे चलने वाली सेकुलर चीज़ें, पैसे का हिस्सा, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, उसको स्टेट रेगुलेट कर सकती है, और जहाँ रिलीजन के नाम पे सोशल इंजस्टिस हो रहा है वहाँ स्टेट रिफॉर्म ला सकती है, ये आर्टिकल 25(2) कहता है, ठीक है जी? तो इसी में कुछ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ फ्रीडम फाइटर ऑन रिलीजन उन्होंने क्या कहा था? इफ यू टॉक अबाउट द नेहरू वांटेड अ स्टेट with no official religion but which gives full freedom to individuals and communities। He saw secularism as equal respect plus modernization and reform, मतलब equal respect plus modernization and reforms,
Dr. Ambedkar also said the strong critics of caste based practice, as we all know, कि डॉक्टर अम्बेडकर एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिक्स थे किसी कास्ट बेस्ड प्रैक्टिस के. उन्होंने एम्फेसाइज दैट रिलीजियस फ्रीडम कैन नॉट मीन द प्रिजर्वेशन ऑफ ऑप्रेसिव कस्टम्स, राइट. इसमें मौलाना आजाद भी बोलते हैं, एम्फेसाइज प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज रिलीजियस राइट बट विद इन अ यूनिफाइड इंडियन नेशन. तो ये हमारे किसके जो फ्रीडम फाइटर थे, या हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो विचार थे वो हमने देखे, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर, पंडित नेहरू, मौलाना आज़ाद के लिए. इसलिए आर्टिकल 25 से 28 को जो डिज़ाइन है फ्रीडम प्लस रिफॉर्म कॉम्बिनेशन है इसमें. तो अगर हम बात करें इसी में आर्टिकल 26 की, राइट ऑफ रिलीजियस डिनोमिनेशन. आर्टिकल 26 क्या कहता है? प्रोटेक्ट द ऑटोनॉमी ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स इन मैटर ऑफ रिलीजन एंड इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड द लॉ, राइट. तो इसमें क्या है? टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, to manage its own affair in matters of religion, to own and acquire property, to administer such property in accordance with, right. तो आर्टिकल 26 क्या है? प्रोटेक्ट द ऑटोनॉमी ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स इन मैटर ऑफ रिलीजन एंड इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड लॉ. मतलब रिलीजियस ग्रुप अपने इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, रिचुअल्स, इंटरनल रिलीजियस अफेयर्स डिसाइड कर सकते हैं, प्रॉपर्टी रखने और लॉ के अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे, लेकिन वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर ही होना चाहिए, ये आर्टिकल 26 कहता है, राइट. ये हमने सब इसमें दे रखे हैं. अब आता है आर्टिकल 27, नो टैक्स फॉर promotion of a particular religion. No person shall be compelled to pay any taxes to proceed or which are specifically appropriate in payment of expenses for the promotion or the maintenance of any particular religion. Meaning state पब्लिक पर्पज के लिए टैक्स ले सकती है, इंक्लूडिंग मेंटेनिंग हेरिटेज बिल्डिंग एक्सेट्रा, पर स्पेसिफिकली एक रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कंपलसरी टैक्स नहीं ले सकती, ये आर्टिकल 27 कहता है, राइट. इसी की तरह आर्टिकल 28 क्या कहता है? रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट. regulate religious instructions in educational institutions to maintain secularism, prohibiting religious teaching in all or state funded schools. It protects individual freedom by allowing the voluntary participation in religious activity in aided and recognized institutions and permit religious instruction in the state administrator trust established institutions. मतलब क्या है? अगर हम बात करें कीटो में आर्टिकल 21 क्या कहता है? नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन इंस्टीट्यूशन सोली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड. मतलब जो स्टेट फंड से चीज़ें मतलब जहाँ पे भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चल सकते हैं वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जा सकती. इसी की तरह आर्टिकल 28(2) क्या कहता है? एग्जम्पशन फॉर इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश अंडर एंडोमेंट और ट्रस्ट requiring religious instructions, right. article 28(3) recognize और aided institution, कोई स्टूडेंट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में फोर्सफुली अटेंड नहीं कराया जा सकता, कंसेंट रिक्वायर्ड है. यहाँ देखो कंसेंट की बात की गई है, जो मेन बात है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की. मतलब प्योर स्टेट स्कूल में जहाँ पे स्टेट फंड कर रहा है रिलीजियस, वहाँ पे कोई कंपलसरी नहीं है रिलीजियस टीचिंग, ठीक है. एडेड स्कूल में भी स्टूडेंट और गार्डियन की कंसेंट के बिना रिलीजियस क्लासेस अटेंड करना कंपलसरी नहीं बनाया जा सकता, राइट. अगर हम कंपेरेटिवली देखें इंडियन रिलीजियस फ्रीडम, तो यूएस मॉडल क्या है? यूएस मॉडल की बात करें तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, नो एस्टेब्लिशमेंट, फ्री एक्सरसाइज, राइट. देयर इज अ थिक वॉल बिटवीन रिलीजन्स एंड पॉलिटिक्स.
इंडियन मॉडल की बात करें, नो स्टेट रिलीजन, बट स्टेट का पॉजिटिव रोल है रिफॉर्म्स फंक्शनिंग में। प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस कह सकते हैं हम। जो इंडियन मॉडल है, इंडियन मॉडल को हम एक वर्ड और बोल सकते हैं, प्रिंसिपल्ड डिस्टेंस। ये काफी अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं। तो डीडी बसु साहब भी कहते हैं इंडिया का सेकुलरिज्म इक्वल डिस्टेंस प्लस रिफॉर्म है, हर धर्म को रिस्पेक्ट, लेकिन इनजस्टिस के नाम पर रिलीजन को ब्लैंक चेक नहीं। गॉट इट। तो अगर हम बात करें court cases on the management of religious institutions, trust, appointments, finances, debate on regulating of religious conversions, free consent versus coercion, how to draft a law that protect individuals' freedom and prevent exploitation, discussion on public order and the festival procession, ensuring right of all while maintaining peace. ठीक है, यू कैन यूज दीज थीम्स इन जीएस टू आंसर एज अ फ्रीडम ऑफ रिलीजन वर्सेस इक्वालिटी, पब्लिक ऑर्डर वर्सेस सोशल रिफॉर्म्स। ठीक है, ये सब आप एग्जांपल इसमें दे सकते हो। अगर हम बात करें एग्जाम ओरिएंटेड, तो प्रोहिबिट्स, अगर आर्टिकल 23 की बात करें, प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग, बेगार, फोर्स लेबर, अप्लाइज अगेंस्ट स्टेट प्लस प्राइवेट पर्सन, हॉरिजॉन्टल, ब्रॉडली इंटरप्टेड इन PUDR केस, राइट, जो असाद वर्कर वाला था, पब्लिक यूनियन ऑन डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982, असाद वर्कर्स, टू इंक्लूड फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक कोहेजन। आर्टिकल 24 ने क्या कहा, बैन्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 इन फैक्ट्रीज, माइंस, हजार्डस वर्कर्स। ठीक है, री इन्फोर्स बाय चाइल्ड लेबर एक्ट एंड RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। आर्टिकल 25 टू 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है। 25 ने क्या कहा था, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, प्रोफेस, प्रैक्टिस, प्रोपोगेट, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर फंडामेंटल राइट्स, प्लस सोशल रिफॉर्म्स एंड सेकुलर एक्टिविटीज रेगुलेशन। आर्टिकल 26 ने क्या कहा था, रिलीजियस डिनोमिनेशंस, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स एंड प्रॉपर्टी। आर्टिकल 27, no compulsory tax for promoting a particular religion. Article 28, religious instructions, rules in educational institutions. Now in prelims, article, अगर हम बात करें आर्टिकल सब्जेक्ट मैपिंग, एनी पर्सन वर्सेस सिटीजन ओनली, इसमें भी पूछा जाता है। वर्टिकल वर्सेस हॉरिजॉन्टल राइट्स, स्कोप ऑफ 23 एंड 25 इन आर्टिकल की। मेंस में अगर हम बात करें PSIR या SA में, तो सोशल जस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर, ट्रैफिकिंग, इंडियन सेकुलरिज्म वर्सेस वेस्टर्न सेकुलरिज्म, बैलेंस बिटवीन रिलीजियस फ्रीडम एंड सोशल रिफॉर्म्स एंड इक्वालिटी। ठीक है, तो मेनली आप क्या यार, डेफिनेशन, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, असेंबली डिबेट्स, की लॉज, वन, एक और दो, करंट अफेयर एग्जांपल, देन द बैलेंस कंक्लूजन। राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन मिलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सोशल एंड स्पिरिचुअल पिलर्स, जो भी अगर हम बात करें, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये दोनों मिलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक सोशल एंड स्पिरिचुअल पिलर को प्रोटेक्ट करते हैं। 23, 24 ensure that human beings and the children are never treated as a mere, we can say, instrument of exploitation. Article 25, 28 ensure that your conscience and faith are free but always aligned with public order, morality, health and economy. राइट, तो ये था आज का पूरे टॉपिक। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे कल्चर एंड एजुकेशन राइट, 29 और 30, उनकी लैंग्वेज, कल्चर, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, और फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के बारे में बात करेंगे, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, रेट्स, ठीक है, PIL, जुडिशियल रिव्यू, डिटेल मास्टर क्लास रखेंगे इसकी। तो गाइज, अगर आपको ये एपिसोड 5 हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और रोज सिविल एकेडमी थिंक डीपर सर्व बेटर को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं फीडबैक के बारे में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।